नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन कहता है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर को जब हम पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो ये चार में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो, पोलैरिटी सेम होना चाहिए, या फिर फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, या फिर पोलैरिटी और फेज सीक्वेंस दोनों सेम होना चाहिए, या फिर नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा, जब हम किसी थ्री फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तब उसकी पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बोथ इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो पोलैरिटी सेम है या नहीं है, इसको हमें कैसे मालूम होगा। तो उसके लिए दो रूल होता है। एक होता है हमारा एडिटिव पोलैरिटी टेस्ट, दूसरा होता है सब्सट्रैक्टर पोलैरिटी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा एडिटिव पोलैरिटी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है ना, मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग में एक वोल्टमीटर कनेक्शन करेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में और एक वोल्टमीटर कनेक्शन करेंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बीच में और एक वोल्टमीटर कनेक्शन करेंगे। और अगर एडिटिव पोलैरिटी मेथड होगा तो उसमें क्या होगा ना, ये जो VC है बीच में जो वोल्टमीटर कनेक्शन किया गया है उसका वैल्यू कितना आएगा ना, VC इज इक्वल टू VA प्लस VB। मतलब ये जो VA और ये VB दोनों को ऐड करेंगे उसका वैल्यू VC के साथ बराबर आना चाहिए। अगर बराबर इक्वल होता है तो ये क्या मेथड होता है ना, एडिटिव पोलैरिटी टेस्ट होता है। और देखो ये सब्सट्रैक्टर पोलैरिटी टेस्ट, इसमें भी देखो सेम मेथड है। ये प्राइमरी में एक वोल्टमीटर, सेकेंडरी में और एक वोल्टमीटर, और दोनों वाइंडिंग के बीच में और एक वोल्टमीटर। इसमें क्या किया जाएगा, देखो ये सब्सट्रैक्टर पोलैरिटी टेस्ट है तो इसलिए इसमें क्या होगा ना, जब VC इज इक्वल टू VA माइनस VB होता है, क्योंकि ये सब्सट्रैक्टर मेथड होता है। ये आपको याद रखना होगा। एडिटिव पोलैरिटी टेस्ट में दोनों का ऐड किया जाता है और सब्सट्रैक्टर पोलैरिटी टेस्ट मेथड में दोनों की सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस किया जाता है। उसके बाद देखो, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, जब एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर की पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तब पोलैरिटी भी सेम होना चाहिए और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बोथ होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर इफ लोड इंक्रीजेस। क्वेश्चन कहता है कि अगर एक सिंक्रोनस मोटर की लोड को हम इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो उसका स्पीड में क्या चेंजेस होगा। जब एक सिंक्रोनस मोटर की लोड हम ज़्यादा करेंगे, जितना लोड था उससे ज़्यादा लोड अगर देंगे उस सिंक्रोनस मोटर को, तो उसकी स्पीड कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर जितना था उतना ही रहेगा, या जितना था उतना ही रहेगा। तो देखो इसका आंसर होगा, जब हम एक सिंक्रोनस मोटर की लोड को चेंजेस करेंगे, मीन्स लोड को ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे, तब भी उसका जो स्पीड होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट चेंज होगा। ये जो ऑप्शन नंबर 3 ये नॉट चेंज होगा, नॉट चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा ना, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। चाहे उसका लोड को इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये कांस्टेंट स्पीड में से एक ही स्पीड में घूमता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नॉट चेंज। इसका स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नहीं है। तो ये जो नॉन ऑफ दिस है ये नहीं है, नॉट चेंज। इसका आंसर होगा नॉट चेंज, मीन्स लोड इंक्रीज करने पर भी सिंक्रोनस मोटर की स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of motor is used in generating station and substation to improve power factor। देखो इधर हमारा DC सीरीज मोटर है, DC शॉर्ट मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है और इंडक्शन मोटर है। इनमें से कौन सा मोटर को जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा, जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको ही कहाँ पर यूज किया जाता है ना, जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है, कौन सा टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर ना, जो हमारा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होता है वो भी विदाउट लोड, कोई भी लोड नहीं रहता है, उसको क्या कहा जाता है। देखो जो सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर की इम्प्रूव करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में यूज किया जाता है वो ओवर एक्साइटेड होना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें कोई भी लोड, सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। ये
ये 3 कंडीशन होना चाहिए। तो जिस सिंक्रोनस मोटर में जिस सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड हो और उसमें कोई भी लोड नहीं है उसको क्या क्या कहा जाता है ना, उसको सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। और तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर को यूज किया जाता है जो हमारा ओवर एक्साइटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ पावर फैक्टर गिवन बाय ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर। देखो ये जब इसका जो पिछले वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का डिस्कशन वहीं पे हो गया है। देखो जो ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर होता है उससे हमारा जो पावर फैक्टर वो लैगिंग पावर फैक्टर वाला होता है या फिर लीडिंग पावर फैक्टर होता है या फिर यूनिटी या फिर नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा जो ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर या फिर होता है वो, वहाँ से हमें क्या मिलता है ना, लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज एक्रॉस शॉर्ट सर्किट इज। देखो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब उसमें वोल्टेज कितना रहता है, 10 वोल्ट रहता है या फिर 20 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट या फिर इन्फिनिट। तो इसका आंसर होगा जब शॉर्ट सर्किट होता है तब वोल्टेज का वैल्यू कितना रहता है ना, 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो एक होता है शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। जो शॉर्ट सर्किट उसमें क्या होता है ना, फेज न्यूट्रल दोनों आपस में टच करते हैं। और जो ओपन सर्किट होता है उसमें क्या होता है ना, जो तार टूट जाता है मीन्स डिस्कनेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं ओपन सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है, करंट का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है और वोल्टेज का वैल्यू क्या रहता है, 0 हो जाता है। और जो ओपन सर्किट होता है इसमें क्या होता है ना, करंट का वैल्यू 0 होता है और वोल्टेज का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। मीन्स शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट, इसमें वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पुट ए 2000 वाट हीटर इन हाउस वायर दी हीटर टर्न्स रेड व्हाइल दी वायर बिकेम कोल्ड बिकॉज। देखो जब हम घर में हीटर का यूज करते हैं, इधर क्वेश्चन में है 2000 वाट मीन्स 2 किलोवाट का जो हीटर यूज करते हैं घर में, जब ये काम करता है तब क्या होता है ना, जो हीटर का जो कोयल होता है वो रेड हो जाता है, हीट होकर रेड होता है। लेकिन उसमें जो जिस वायर के थ्रू करंट आता है वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता। जैसे कि ये वाला फिगर देखो, ये हमारा हीटर का है, इसमें देखो कोयल लगा हुआ है, ये जो कोयल है जब हीटर काम करता है तो ये जो कोयल होता है ये रेड हो जाता है। लेकिन इस कोयल को जो करंट आया है, देखो ये जो इस वायर के थ्रू करंट आया है इस कोयल को, लेकिन ये जो हमारा वायर है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। जो करंट इस वायर में फ्लो होता है, ठीक से देखो, जो करंट इस वायर में फ्लो होता है वही करंट इस कोयल में भी फ्लो होता है। लेकिन ये जो कोयल होता है ये रेड होता है, लेकिन ये वायर रेड क्यों नहीं होता है, ये है इस क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखो ये 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हीटर जो होता है इसमें ज़्यादा करंट रहता है वायर से, या फिर हीटर में कम करंट रहता है वायर इस वायर से, या फिर हीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इस वायर से, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इसीलिए देखो जो ऑप्शन नंबर 3 है, हीटर रेजिस्टेंस इज मोर देन द वायर। मीन्स ये जो हीटर का कोयल होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये जो वायर का रेजिस्टेंस जितना होता है उससे हीटर का कोयल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है ना, ये जो कोयल होता है ये रेड होता है लेकिन ये वायर रेड नहीं होता है। तो देखो कैसे होता है, देखो मान लो ये एक वायर है ये और एक वायर है, इसके थ्रू जितना करंट हम फ्लो करेंगे इस वायर के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेंगे। लेकिन इसका जो ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा ना, इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर इस वायर का रेजिस्टेंस कम रहेगा तो इसमें कम हीट प्रोड्यूस होगा। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो ये रेड होता है। देखो ये जो कोयल है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए करंट फ्लो होने से क्या होता है ना, रेड हो जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है और इसका रेजिस्टेंस कम रहता है, इसलिए ये रेड नहीं होता है। इसको जानने के लिए एक फॉर्मूला भी है, हीट इज इक्वल टू क्या होता है ना, हीट इज इक्वल टू I² RT। इसमें ये जो R होता है ये रेजिस्टेंस होता है, मीन्स जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें हीट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो देखो ये जो कोयल है इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला
कोयल है इसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे ये रेड नज़र आएगा। और जो ये OR है इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होता है ना, ये जो OR होता है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लेकिन जो हीटर का कोयल होता है ये रेड नज़र आता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन फ्लो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आसान सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर या फिर फ्लो करने के लिए ये चार में से कौन एक्टिव पार्ट मतलब ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एटम या फिर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। तो हम सब जानते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको ही हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको देखो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ। देखो ये मान लो हमारा एक एटम है, बीच में क्या रहता है, ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में रहता है, इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, और उसके साइड में क्या होता है ना इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन उसके साइड में घूमता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है और न्यूक्लियस भी एटम के सेंटर में रहता है। लेकिन जो करंट फ्लो होता है वो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन OC इन BH कर्व डिनोट्स। देखो ये जो फिगर देखो ठीक से, ये जो फिगर है BH कर्व का फिगर है, इसमें ये देखो ये H है ये B है, ये B वाला लाइन है ये H वाला लाइन है। तो इसमें जो OC मीन्स ये जो ये O है ये C है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हिस्टेरिसिस कहेंगे या फिर कोएर्सिविटी कहेंगे या फिर रिटेंटिविटी कहेंगे या फिर सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे। तो इसका आंसर होगा ये जो O से लेकर C ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं ना कोएर्सिविटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये कोएर्सिविटी क्या होता है, देखो जब हम किसी मैग्नेट को क्या करेंगे ना डीमैग्नेटाइज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं, तब क्या होता है ना, जब ये जो कोएर्सिविटी होता है ये क्या करता है ना, जो टेम्पोररी मैग्नेटिज्म रहता है, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है उसको जीरो करता है। ये कोएर्सिविटी उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को टोटली जीरो करता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है ना कोएर्सिविटी कहा जाता है। और ये OC वही कोएर्सिविटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 वोल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो 400 वोल्ट ये मीडियम वोल्ट में आता है या फिर लो वोल्टेज में आता है या फिर हाई वोल्टेज में आता है या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आता है। तो इसका आंसर होगा जो 400 वोल्ट होता है ये हमारा मीडियम वोल्टेज में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 220 वोल्ट DC शंट मोटर रन 600 RPM व्हेन आर्मेचर करंट 40 एम्पियर, इट हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम, फाइंड आर्मेचर करंट इफ टॉर्क इज डबल। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक DC शंट मोटर है जिसको हम 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया है। उस 220 वोल्ट सप्लाई देने के बाद ये 600 RPM में घूम रहा है और इसका आर्मेचर करंट कितना है 40 एम्पियर है और इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.2 ओम है। तो जब इसकी टॉर्क डबल होता है तो इसका आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखो इसका फिगर पहले बनाएंगे। ये हमारा एक आर्मेचर है DC शंट मोटर का, ये आर्मेचर है। उसके बाद क्या है ना, ये इधर से शंट मोटर है तो इधर एक वाइंडिंग रहेगा, ये शंट वाइंडिंग, और ये इधर सीरीज वाइंडिंग रहेगा। उसके बाद देखो ये हो गया। तो इसको सप्लाई कितना दिया जाता है ना 220 वोल्ट सप्लाई दिया गया है और आर्मेचर करंट कितना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है और ये कितना स्पीड में घूम रहा है 600 RPM में घूम रहा है। तो देखो इसका आंसर डबल होता है। देखो जब टॉर्क डबल होता है तो आर्मेचर करंट भी डबल होगा। तो 80 एम्पियर ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।